अब हम जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे क्या होता है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन मतलब सडन हेरिटेबल चेंज होता है। ये जो टर्म थी वो ह्यूगो द वेरिस ने दी थी। ह्यूगो द वेरिस ने एक्चुअली में क्या देखा था, उन्होंने देखा था एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन देखा था उन्होंने। ठीक है, फिर जो मुलर आए, मुलर ने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सरेज को लिया और एक्सरेज को डाला ड्रोसोफिला में, तो उन्हें पता चला कि हम म्यूटेशन को इंड्यूस भी कर सकते हैं। नहीं तो उन्होंने एक्सरे का म्यूटाजेनिक एक्शन देखा मुलर ने ड्रोसोफिला में। ठीक है, उसी के 1 साल बाद हमारे स्टैडलर आए, उन्होंने बार्ले और मेज़ में किया यही एक्सपेरिमेंट और एक्सरे और गामा रेज का यूज़ किया। मुलर को अपने काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1946 में, और उसी साल 1946 में ऑरोबैक और रॉबसन आए थे। उन्होंने नाइट्रोजन मस्टर्ड, है ना, नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या है, केमिकल है, तो उन्होंने एक केमिकल का यूज़ करके म्यूटेशन कराया। म्यूटेशन ब्रीडिंग जो स्टार्ट हुई थी वो स्वीडन में स्टार्ट हुई थी, जर्मनी में, यूएसएसआर में 1927 में ही, मिलर के टाइम पे ही। और स्वीडिश का जो म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो 1929 में चालू हुआ, जिसको नेल्सन ने स्टार्ट किया था और कंटिन्यू किया था ए.के. गुस्ताफिजॉन ने। अब क्या होता है कि कुछ म्यूटेशन जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो 10⁻⁻6 होती है ना, 10⁻⁻6 टाइम चांसेस होते हैं म्यूटेशन होने के। जो इंड्यूस म्यूटेशन है उसमें हम एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इंड्यूस म्यूटेशन जो है वो कंपैरेबल रहता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से इन दी इफेक्ट एंड इन देयर वेरिएबिलिटी दे प्रोड्यूस, मतलब वो इक्वल वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो नेचुरली हो चाहे आप इंड्यूस खुद से करो। जो बायोलॉजिकल इफेक्ट आप देखते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो एक सिंपल एक अगर हम देखें तो म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि वो यूजुअली रिसेसिव होते हैं, वो डोमिनेंट नहीं होते हैं। फिर वो जनरली हार्मफुल ही होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, आपने कुछ ऐसा चेंज कर दिया ना, सडन ऐसा अजीब सा चेंज कर दिया, तो वो हार्मफुल ही रहेगा। देन रैंडम है, कहाँ होगा चेंज आपको नहीं पता। ठीक है, रिकरेंट है, आप वैसा ही चेंज दोबारा ला सकते हैं, तो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी थी जिसकी वजह से म्यूटेशन ब्रीडिंग हमने स्टार्ट कराई। देन शो प्लियोट्रॉपी, हो सकता है कि जो आप जीन म्यूटेट करा रहे हो वो प्लियोट्रॉपी भी शो करें, है ना, मैनी कैरेक्टर्स को इफेक्ट करें ना, ड्यू टू क्लोजली लिंक्ड जीन, क्योंकि क्लोजली लिंक्ड जीन रहते हैं, आप वहाँ म्यूटेशन करा देते हो तो बहुत सारे सेवरल कैरेक्टर एक बार में इफेक्ट हो जाते हैं, तो प्लियोट्रॉपी भी शो करता है। इसके अलावा 4 टाइप की म्यूटेशन होते हैं, लीथल, सब लीथल, वाइटल और सब वाइटल। लीथल में मर जाते हैं म्यूटेशन, जो म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म होता है। सब लीथल में भी मर जाते हैं, है ना, 50% मर जाते हैं। सब वाइटल में 50% जीते हैं, है ना, और वाइटल में सारे के सारे जिंदा रहते हैं जितने भी आप म्यूटेशन करते हो। तो वाइटल हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी में हमको पता नहीं होता कौन सा ऑर्गेनिज्म मरेगा कौन सा जिएगा। वाइटल में सभी जिंदा रहते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस देखिए कि एक जीन म्यूटेशन होता है तो होता क्या है, होता क्या आखिर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसमें होता क्या, तो या तो उसमें बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। बेस सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन, मतलब कि एक बेस पेयर जो है वो दूसरे बेस पेयर में चेंज हो जाएगा। ट्रांसवर्जन होगा तो प्यूरिन पिरिमिडीन में चेंज होगा, पिरिमिडीन प्यूरिन में चेंज होगा। ट्रांजिशन होगा तो प्यूरिन प्यूरिन में चेंज होगा, पिरिमिडीन पिरिमिडीन में चेंज होता है। बेस इंसर्शन और डिलीशन मतलब कुछ बेसिस जो हैं वो या तो ऐड हो जाते हैं या तो डिलीट हो जाते हैं। ट्रांसपोजिशन मतलब कि कुछ टाइम्स पे क्या होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसपोज कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो भी म्यूटेशन हो जाता है। देन ये सब तो हमको पता है। एक नया टाइप का है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना उनकी कॉपीज मोर टाइम बन जाती है। ठीक है, टेंडम, और एक के बाद एक कॉपीज बन जाती है। टेंडम रिपीट कॉपीज ऑफ सिंगल ट्राई न्यूक्लियोटाइड या कोडॉन, जैसे CGG जो है वो ह्यूमन में फ्रैक्सा जीन है। ठीक है, उसका कोडिंग क्या है CGG। ऐसे CGG की कॉपी 6 कॉपी बनती है, कभी 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 50 कॉपी बन जाती है म्यूटेशन के कारण। ठीक है, देन आते हैं म्यूटाजेंस। देखो अगर म्यूटेशन कराना है तो उसके लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, म्यूटाजेंस की। म्यूटाजेंस मतलब या तो फिजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं वो तो केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं। म्यूटाजेंस मतलब जो ऐसे ऐसे एजेंट्स जो कि जाके म्यूटेशन करा रहे हैं। अब फिजिकल म्यूटेजेंस क्या होते हैं और केमिकल क्या होते हैं। फिजिकल मतलब जिनको आप डाल रहे हो फिजिकली, मतलब जो फिजिकल मतलब क्या है, रेडिएशंस,
और केमिकल मतलब जो केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिजिकल म्यूटेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है वो आयनाइजेशन रेडिएशन और एक होता है नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन। आयनाइजेशन रेडिएशन में क्या होता है कि आयंस फॉर्म होते हैं, मतलब कि अब आप इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ तो आपने देखा है कि एटम होता है, एटम के आजू बाजू बीच में न्यूक्लियस होता है, आजू बाजू ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं बहुत सारे। तो आयनाइजेशन में क्या होता है, जब भी आयंस फॉर्म होता है तो क्या होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। आयंस ऐसे फॉर्म होते हैं ना, ए प्लस आयन, बी प्लस आयन, ए माइनस आयन, बी माइनस आयन। तो क्या होता है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या अंदर रहता है तो आयंस का फॉर्म होता है। तो ये आयनाइजेशन रेडिएशन जो होती है वो आयंस बना देती हैं। वहीं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो आयंस नहीं बनाती, बस एक्साइटेशन करा देती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जाके एक्साइट होकर आउटर ऑर्बिट में जाएगा कुछ, और उसके आउटर ऑर्बिट में जाने की वजह से कुछ म्यूटेशनल चेंजेस होंगे, बट वो आयंस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन आयनाइजिंग में आपकी यूवी रेडिएशन आती हैं और आयनाइजेशन में आपकी फिर से फर्दर दो चीज़ों में डिवाइडेड है, पार्टिकुलेट और नॉन पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट्स मतलब कि ये जो रेडिएशन है पार्टिकल्स के फॉर्म में है या एक्स रेज गामा रेज जो रेज हैं उनके फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल्स के फॉर्म में है तो होता है अल्फ़ा, बीटा, फास्ट न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन। और अगर ये नॉन पार्टिकुलेट है मतलब एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, तो ये नॉन पार्टिकुलेट है। अब एक टर्म और आती है इनके बीच में, डेंसली आयनाइजिंग और स्पार्सली आयनाइजिंग। तो आपको आगे पता चलेगा कि जितनी यूनिट लेंथ में ये जितने आयंस प्रोड्यूस करती हैं, है ना, कि अगर उनको दिया है कि आपको इतनी यूनिट लेंथ में चलना है तो इतनी यूनिट लेंथ में आपने एक्सरे को भी बोला, गामा रे को भी बोला, अल्फ़ा को बोला, बीटा को बोला, सबको जाने को बोला, तो उतनी यूनिट लेंथ में उसने कितना आयनाइजेशन कर दिया, है ना। इस पर डिपेंड करता है डेंसली आयनाइजिंग है या स्पार्सली आयनाइजिंग है। ठीक है, तो हमने अधिकतर देखा है कि जो हमारी नॉन पार्टिकुलेट है ना, वो स्पार्सली आयनाइजिंग होती है। मतलब ये जो एक्सरेज हैं वो जाती हैं, लेकिन वो जो यूनिट लेंथ कवर करती है ना उसमें आयंस जो बनाती हैं वो कंपैरेटिवली कम बनाती हैं, जबकि जितनी भी पार्टिकुलेट्स हैं वो सारी की सारी डेंसली आयनाइजिंग है। मतलब कि जब ये जाएंगी तो अपने पाथ में जो एक एक एटम है उन सब में से मैक्सिमम एटम्स में आयनाइजेशन करवा देती हैं। सिर्फ एक लौती पार्टिकुलेट रेडिएशन जो कि स्पार्सली आयनाइजिंग है वो हमारी बीटा रेज है ना। तो वो आपकी बीटा रेज जो है वो थोड़ा कम आयनाइजेशन कराती है, बाकी सारी डेंसली आयनाइजिंग है। इसके अलावा पेनिट्रेशन पावर की बात करते हैं तो जो हमारी यूवी रेडिएशन है वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती है। मतलब ये बहुत डेप्थ में नहीं जाती बायोलॉजिकल टिश्यू के, ये ऊपर ही ऊपर म्यूटेशन कराती है, बहुत अंदर तक नहीं जा पाती। जबकि ये जो आयनाइजिंग रेडिएशंस है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है ना। इसके बाद आप सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे आप केमिकल्स का, तो इसमें आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट, एक्रिडिन डाई, बेस एनालॉग्स या अदर्स। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इनके एग्जांपल्स आप याद कर लेना, इथाइलिन अमाइड, ईएमएस, डाई एजो अल्केन, नाइट्रोजो कंपोनेंट। ठीक है, ये अल्काइलेटिंग एजेंट है। देन एक्रिडिन डाई में आता है एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज और इथिडियम डाइब्रोमाइड का एग्जाम्पल अधिकतर पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम कि वो एक्रिडिन डाई है, याद रखना। बेस एनालॉग्स हैं, तो बेस एनालॉग्स के नाम से ही पता चलता है कि कुछ ऐसा एनालॉगस टू बेस जैसा दिखने वाला, बेस जैसा फंक्शन करने वाला, मतलब कि अलग अलग बेसिस हैं बट दे आर फंक्शनिंग लाइक दे आर सेम ना, ऐसा टाइप। तो वो होता है 5 ब्रोमोयूरेसिल्स। देन इसके अलावा अदर होते हैं नाइट्रस एसिड, हाइड्रोक्सी अमाइड, सोडियम अजाइड। ओके, ना हम देखते हैं जो हमने पार्टिकुलेट रेज पढ़ी हैं तो वो क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसी कैसी वो रेज होती हैं। तो जैसे बीटा रेज है, तो बीटा रेज पहले सबसे देखेंगे बनती कैसे। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जैसे H3, P32, S35, इन सब का जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जब डिके होता है, जब ये डिके होना स्टार्ट होती हैं तो इनसे एक हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये जो हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके डिके से निकलते हैं वो बनाते हैं हमारी बीटा रेज। बीटा रेज जो रहती है उसकी पेनिट्रेशन पावर एक्स रेज वगैरह से कम होती है ना, ये ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं टिश्यूज़ में।
then fly away from their orbit, fly away from their orbit, लिटिल पेनिट्रेटिंग पावर होती है। फिर फ्लाई अवे फ्रॉम देयर ऑर्बिट, मतलब आयनाइजेशन करती हैं। ये क्या, इनका क्या काम होता है बीटा रेस का, ये पुशेस टू एन आउटर ऑर्बिट रिप्रेजेंटिंग हायर एनर्जी लेवल, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को पुश करती है आउटर ऑर्बिट में, एक्साइटेशन कराती है, फिर उसका आयनाइजेशन कराती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन और आयनाइजेशन से हम जो निकल के बनती हैं वो बीटा रेज होती हैं। देन गामा रेज क्या होता है, गामा रेज बोले सॉरी, अल्फ़ा रेज जो होता है ना, वो क्या करती है कि अल्फ़ा रेज बनी होती है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। तो मेन ये याद रखना, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रहती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगी। अपने पाथ में आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उसको अट्रैक्ट करने का काम होगा इनका, अल्फ़ा रेस का। तो अल्फ़ा रेस एक तो 2+ चार्ज होता है इनका, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। ठीक है, बनती कैसे हैं, जब हैवियर एलिमेंट्स जो हैं उनका उनका फ्यूजन होता है ना, उनका फ्यूजन होता है, तब हमारी अल्फ़ा रेस बनती हैं। देन इनके रास्ते में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचती हैं और बाहर फेंक देती हैं। ऐसा इनका काम होता है। आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ये भी कराती हैं। ये भी बहुत कम पेनिट्रेटिंग है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाती टिश्यू के। ठीक है, और इनकी पेनिट्रेशन पावर तो बीटा रेस से भी कम है, और लेकिन ये है डेंसली आयनाइजिंग, मतलब यूनिट लेंथ में आयनाइजेशन हर एक एटम में कराती है, लेकिन बहुत डीप नहीं जाती है अंदर टिश्यू के। देन आता है थर्ड हमारा फास्ट और थर्मल न्यूट्रॉन। तो क्योंकि इनका नाम ही न्यूट्रॉन है, तो ये क्या है, न्यूट्रल अनचार्ज पार्टिकल है। बनती कैसे है कि रेडियो एक्टिव डिके ऑफ हैवियर एलिमेंट, जैसे साइक्लोट्रॉन और एटॉमिक रिएक्टर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, तो उनसे हमारा फास्ट या थर्मल न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल हैं, और मेनली क्या होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन जब बहुत तेज़ी से जाते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन को हमने एक ही जगह पे क्यों लिखा है, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब फास्ट न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से जाते हैं और किसी ग्रेफाइट या हैवी वाटर मटेरियल से टकराते हैं, है ना, तो कुछ थर्मल और स्लो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो वो बनाती है थर्मल न्यूट्रॉन्स। ये अनचार्ज पार्टिकल है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं बायोलॉजिकल टिश्यू में। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं इसलिए इनका काम क्या रहता है, क्योंकि सो नॉट रिपेल बाय न्यूक्लियर, डू नॉट कॉज आयनाइजेशन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आयनाइजेशन नहीं करते। इनका काम क्या रहता है कि ये रास्ते में जाते रहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है, तो इनके बीच में जितना भी न्यूक्लियाई आता है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियाई जितना भी आएगा, ये उस न्यूक्लियाई को, एटम के न्यूक्लियाई को किक अवे फ्रॉम द न्यूट्रॉन, उन न्यूक्लियाई को वहाँ से अलग कर देंगे। तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं इस फिनोमेना को, जिसमें हम न्यूक्लियस को ही एटम से बाहर निकाल के फेंक दें, तो इस फिनोमेना को इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। और इस इलास्टिक स्कैटरिंग को करने वाले कौन रहते हैं, हमारे फास्ट न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन। इसके अलावा क्या करते हैं कि ये न्यूट्रॉन जब ये दूसरे न्यूक्लियाई को हटाता है, तो उसके साथ साथ ही न्यूट्रॉन कैप्चर बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो ये उन न्यूक्लियाई की जगह भी ले लेता है। तो जब ये न्यूट्रॉन कैप्चर्ड बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई, तब क्या प्रोड्यूस होती है, गामा रेज प्रोड्यूस होती है। तो एक चीज़ इसका आप सिग्निफिकेंस बोल सकते हो कि गामा रेज काहे से प्रोड्यूस होती हैं, तो फास्ट न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन जो है यही गामा रेज को प्रोड्यूस कराते हैं। ये डेंसली आयनाइजिंग होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा एटम्स का आयनाइजेशन कराते हैं। नाउ एक्सरे और गामा रेज की बात करें तो ये नॉन पार्टिकुलेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, है ना, 10⁻11 to 10⁻7 एंगस्ट्रॉम, है ना। हाई एनर्जी की रेडिएशंस हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में आती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, बस ये डिफ़र करती हैं इनके ओरिजिन में। जैसे एक्सरे जो है वो एक्सरे ट्यूब में बनता है, और जो गामा रेज है वो रेडियो एक्टिव डिके से बनता है। C60 एलिमेंट है, उसका रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो गामा रेज बनती है। अब एक्सरेज 2 टाइप की हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। हार्ड होगी तो 0.1 एंगस्ट्रॉम to 0.001 की हार्ड होगी, और सॉफ्ट होगी 10 to 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
जो हमारी एक्सरे और गामा रेज है ना, ये इवन दो दे आर स्पार्सली आयनाइजिंग बट दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ओके, ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हम अधिकतर देखते हैं, तो उन इफ़ेक्ट्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं। जैसे कि इलास्टिक स्कैटरिंग तो आपने पढ़ लिया, क्या होता है कि इलास्टिक स्कैटरिंग में न्यूक्लियर को हम केक अवे करते हैं, बाहर कर देते हैं। इसके अलावा 3 इफेक्ट हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, लाइट की एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में आती है ना, तो ये लो एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं, ये आते हैं और अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किक अवे हो जाता है फ्रॉम देयर आउटर ऑर्बिट एंड प्रोड्यूस आयनाइजेशन। ये मेनली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आयनाइजेशन होता है वो सेकेंडरी आयनाइजेशन होता है और ये ग्रेटर सिग्निफिकेंट होता है देन प्राइमरी आयनाइजेशन। कैम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, एक हाई एनर्जी का फोटोन होता है, ठीक है, और वो पार्ट ऑफ एनर्जी किक हाई एनर्जी फोटोन part of energy kicking away electron of an atom from its orbit producing ionization। ठीक है, ये भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं बट इसमें हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आता है और ये इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल किक अवे करके बाहर कर देता है, ठीक है। और जैसे जैसे वेवलेंथ ना, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ बिकम इंक्रीजिंगली लॉन्गर। हर एक बार इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के बाद जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है वो लॉन्गर और लॉन्गर और लॉन्गर हो जाती है एज इट लूजेस एनर्जी इन रिपीट आयनाइजेशन। मतलब जैसे ऊपर गया आयनाइज हुआ तो वेवलेंथ जो निकली वो हर बार जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाती कैम्पटन स्कैटरिंग में। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि हाई एनर्जी का फोटोन इसमें भी आता है, ठीक है, न्यूक्लियाई के बिल्कुल पास से निकलता है, ठीक है, और न्यूक्लियाई में बिल्कुल ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, मेक कम्प्लीटली ऑब्जॉर्ब। हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसमें लेकिन ये न्यूक्लियाई के पास जा रहा है और ये ऑब्जॉर्ब हो रहा है और इसकी वजह से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इसके साथ साथ ही पॉजिट्रॉन्स भी बनते हैं, ठीक है, ये पेयर प्रोडक्शन है। अब यूवी रेडिएशन हमने पढ़ा था कि यूवी रेडिएशन जो होती हैं ये जो होती हैं लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती हैं, है ना, 100 से 3900 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ इनकी होती है और बेस्ट अगर बोलें तो 2540 एंगस्ट्रॉम की इफेक्टिव वेवलेंथ है जिसमें वो म्यूटेशन कराती हैं। ये लो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, वेरी लिमिटेड या लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती हैं। इनके इफेक्ट क्या होता है, जो यूवी रेडिएशन होता है ना उसका इफेक्ट होता है या तो ये डायमर्स बनाएंगी, पिरिमिडीन डायमर्स मोस्टली ये बनाती हैं, थायमीन और पिरिमिडीन डायमर्स। तो डायमराइजेशन के डायमराइजेशन मतलब क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है ए टी जुड़ता है ना, थायमीन के साथ एडेनिन जुड़ेगा, बट ये ऐसा कर देती है कि थायमीन के साथ थायमीन जुड़े तो डायमर्स बन जाते हैं, थायमीन के यूरासिल्स के डायमर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका दूसरा काम रहता है कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू 5 and 6 डबल बॉन्ड ऑफ यूरासिल एंड साइटोकाइनिन। यूरासिल और साइटोकाइनिन जो है उनकी 5th और 6th पोजीशन जो है वाटर मॉलिक्यूल की, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देती है, मतलब हाइड्रेशन करा देती हैं, ठीक है, हाइड्रेशन करा देती हैं किसका, यूरासिल का और साइटोकाइनिन का। और इसके जैसे ये क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं डी अमाइनाइजेशन ऑफ साइटोसिन। डी अमाइनाइजेशन मतलब कि क्योंकि ये 5th और 6th पोजीशन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करती हैं तो वहाँ से अमाइन भी तो निकलता है ना 5th और 6th पोजीशन से, तो जब अमाइन निकलता है तो डी अमाइनाइजेशन होता है ना। तो इनका 2 काम है, 3 काम अगर आप ओवरऑल याद रखो कि डायमराइजेशन, हाइड्रेशन और डी अमाइनाइजेशन, ठीक है। डोजेस की बात करें तो जो डोजेस को हम मेजर करते हैं वो एक तो एक्सरे रॉन्टनजन ने किया था, है ना, एक्सरे को डोज जो है वो रॉन्टनजन ने बताया था, रॉन्टनजन से मेजर करते हैं, मतलब एक्सपोजर। रेडिएशन डोजेस क्या होते हैं, क्या देखो एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस इन ड्राई एयर अंडर स्टैंडर्ड एक्सरे कंडीशन या गामा रेज, और गामा रेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर। मतलब कि एक सूखी हवा है उसमें कितने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुए एक्सरे और गामा रेज की कंडीशन की वजह से, डिवाइडेड बाय उस रे का कितना मास है, ये हमारा एक्सपोजर बताता है कि आपने एक्चुअली कितने वज़न की एयर ली है और उसमें एक्सरे और गामा रेज डालने के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुए, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर जो होता है ये बताता है आपका एक्सपोजर कि आपने कितना एक्सपोजर किया है, ठीक है।
ये बताता है ये एक्सपोजर कितना एक्सपोजर किया। अब इसमें बहुत सारे डोजेज हैं कि 1 राड का क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डोजेस का, बस याद रखना कि राड इसकी यूनिट होती है और ग्रे यूनिट होती है, और 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 राड होता है, 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 राड होता है, और 1 जूल पर केजी बोल सकते हैं। देन आता है एलईडी, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। तो ये लीनियर एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रही थी मैं, जब आयनाइजेशन एनर्जी ट्रैवल थ्रू अ मीडियम इट डिपॉजिटेड एनर्जी इन अ स्ट्रेट पाथ, जब भी स्ट्रेट पाथ से जाती है तो अपनी कुछ एनर्जी डिपॉजिट होती है। ये जो एनर्जी डिपॉजिट होती है, लॉस होती है, इसको हम कहते हैं एलईडी। मतलब कि कोई भी रेडिएशन अपने रास्ते में जा रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उस रास्ते में ट्रैवल करते टाइम जो भी एनर्जी वो लूज़ करती है या जो भी एनर्जी वो डिपॉजिट करती है उसको हम कहते हैं एलईडी। ठीक है, अगर लो एलईडी होगा तो क्या होगा, फ्यू आयनाइजेशन पर माइक्रोन, मतलब स्पार्सली आयनाइजिंग रेडिएशंस बनेंगी। ठीक है, और सेवरल आयनाइजेशन पर माइक्रोन लेंथ, यूनिट लेंथ में, तो डेंसली आयनाइजिंग होगी। देन आती है एक टर्म RBE, मतलब रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस मतलब कि आपने 4-5 रेडिएशंस ली और उन रेडिएशन का पर्टिकुलर डोज आपने डाला, है ना, और वो पर्टिकुलर डोज डालने के बाद आपने देखा कि उससे सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो जो क्वांटिटी ऑफ डोजेज आपने अलग अलग रेडिएशन के डाले वो बताती हैं कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस क्या है इनकी। कोई रेडिएशन होंगी जो आपने कम डाली और इफेक्ट सेम मिल रहा है, और कुछ होगी जिसको आपने ज़्यादा डाला तो इफेक्ट सेम मिल रहा है। तो जिसको आपने कम डाला और इफेक्ट ज़्यादा मिल रहा है उसकी RBE ज़्यादा अच्छी हुई ना, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छी हुई। तो एक्सपेरिमेंटली द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आर कंपेयर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड RBE। ओके, RBE जो है एक फंक्शन है LET का, लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र का ही, क्योंकि जैसे जैसे आप लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र, अगर वो रास्ते में चल, लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब एक यूनिट लेंथ में ज़्यादा टाइम जब वो आयंस प्रोड्यूस कर रही है, तो ये आयंस अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, और ये आयंस अगर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कम होगी। बायोलॉजिकल टारगेट इफेक्ट या तो क्रोनिक हो सकता है या तो एक्यूट। फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेडिएशन इफेक्ट को। तो देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेडिएशन इफेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम, इंटरफेस क्रोमोसोम का वॉल्यूम, DNA का कंटेंट। तो अगर DNA का कंटेंट या न्यूक्लियस का वॉल्यूम या क्रोमोसोम ज़्यादा हैं और उसमें आपने म्यूटेशन करवाया है तो म्यूटेशन का इफेक्ट कम होगा, क्योंकि पॉलीप्लॉइड्स जैसे है ना, तो डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉइड रखा तो पॉलीप्लॉइड रेजिस्टेंस शो करेगा, डिप्लॉयड के कंपेरिजन में पॉलीप्लॉइड जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा। तो अगर न्यूक्लियर कंटेंट या इंटरफेस का क्रोमोसोम वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रेडिएशन का इफेक्ट कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट का इफेक्ट बोले तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट में आप ऑक्सीजन का इफेक्ट, वाटर का इफेक्ट या टेम्परेचर का इफेक्ट बोल सकते हो। कि ऑक्सीजन मेनली क्या करता है, ऑक्सीजन इन्हांसमेंट इफेक्ट देता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में म्यूटाजेंस का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। तो आप इसको ऑक्सीजन इन्हांसमेंट रेशियो के थ्रू भी आप नाप सकते हो कि आपने पर्टिकुलर डोज का रेडिएशन दिया है ना, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसने क्या इफेक्ट किया अपॉन उसी डोज ने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या इफेक्ट किया। तो ये जो रेशियो मिलता है OER रेशियो है ना, ये आपको बता देगा कि दोनों, ये आपको OER रेशियो क्या बताएगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेडिएशन का इफेक्ट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के इफेक्ट को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, या तो आप एनॉक्सिक एटमॉस्फेयर लो, मतलब कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर लो या तो वो वैक्यूम हो जिसमें कोई एयर ना हो, या इन N2 ऑफ हायर प्योरिटी, ऐसा लो। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि 12 to 14% सीड मॉइस्चर मेंटेनेंस कर सकते हो, कि अगर आप उसमें पानी का मेंटेनेंस करते हो ना तो ऑक्सीजन का इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या बोल रहा है, देखो अगर वाटर कंटेंट में आपने क्या पढ़ा है, अभी भी आपने देखा कि अगर आपने पानी रखा है थोड़ा सा आपकी सीड में तो उसकी लड़ने की ताकत बढ़ जाती है ना। या आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ गया है वो उतना बढ़ नहीं पाता ना। तो क्या होता है वाटर का, अगर बहुत ड्राई सीड है, ठीक है, अगर बहुत ड्राई सीड है और उसमें आपने रेडिएशन डाला तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन का इफेक्ट शो करते हैं।
रेडियो सेंसिटिविटी शो करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपने प्री सोक्ड सीड लिया है या पानी वाला थोड़ा मॉइस्चर मेंटेनेंस है आपकी सीड में, तो म्यूटाजेंस का इफेक्ट जो है वो कम होगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी वैसे ही सेम इफेक्ट डालता है। नाउ केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो केमिकल फैक्टर्स दो तरीके से काम करते हैं। म्यूटाजेनिक के इफेक्ट को या तो बढ़ा सकते हैं तो कम कर सकते हैं, है ना। तो बढ़ाएंगे कैसे रेडियो सेंसिटिविटी? जैसे Mn है, जिंक है, कॉपर है, ये कुछ हैवी मेटल्स हैं। अगर ये प्रेजेंट है केमिकल में तो ये म्यूटाजेन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देंगे। वहीं कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं रेडिएशन डैमेज से, ठीक है। जैसे साइनाइड, नाइट्राइट, सल्फर, सल्फर ड्राइल कंटेनिंग कंपाउंड, अमाइन, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, चिलेटिंग एजेंट। अब ये करते कैसे काम है? या तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेंशन को कम कर देते हैं, या तो ये केमिकल्स ऐसे करते हैं कि इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन का जो टेंशन है वो कम हो जाए, या तो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को अपने अंदर ट्रैप कर देते हैं। क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होगा, या तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे या ऑक्सीजन की वजह से इन्हांसमेंट होगा। तो ऑक्सीजन की टेंशन को कम कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, या तो फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं जिससे कि रेडियो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, फॉस्टरिंग रिपेयर मैकेनिज्म, मतलब जो डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म है उसको बढ़ा देते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देते हैं ना, तो अपने आप को फटाक से रिकवर कर लेता है। अब जो रेडिएशन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे हम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे रेडिएशन जो है वो क्या मैकेनिज्म, उसका कैसा एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, और जो केमिकल म्यूटेशन है उनका क्या है। तो जो रेडिएशन है ये दो चीज़ें करती हैं, या तो आयन पेयर बनाएंगी या तो फ्री रेडिकल बनाएंगी। आयन पेयर के थ्रू या तो ये म्यूटेशन इफेक्ट शो करेंगी या तो फ्री रेडिकल के थ्रू। मेनली जो रेडिएशन है ना, या तो वो डायरेक्ट इफेक्ट शो कर देती हैं या तो इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट करती हैं तो डायरेक्ट चेंज कर ही देती हैं, जो फ्री इनडायरेक्ट करती हैं तो ये कुछ फ्री रेडिकल बनाती हैं, वो फ्री रेडिकल जो है वो म्यूटेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेडिएशन। तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर। सबसे पहला आयन पेयर कैसे फॉर्म होगा? जैसे आप देख रहे हो कि ए है, एक एटम है, उसमें रेडिएशन जैसी गई तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होकर बाहर निकला, A+ एटम बन गया। ऐसे बी है, वो इलेक्ट्रॉन बी के पास आया तो बी ने उसको कैप्चर कर लिया, जब बी ने कैप्चर कर लिया तो B- बन गया। ये ए और बी जो आयन पेयर थे ये मिल के ये टूटे A+ और B- में, या मॉलिक्यूल बन गया और ये मॉलिक्यूल टूट गए A+ और माइनस में। मतलब कि ये जो एक एटम था, मॉलिक्यूल था ए बी का, उसमें रेडिएशन गई तो ए से निकल के इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, तो ये आयन पेयर बन गए A+ और B-। तो ये जो आयन्स पेयर बनते हैं ना, इनसे कुछ एनर्जी निकलती है। एक आयन पेयर में 33.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1602 × 10⁻² अर्ग का, ठीक है। इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी आयन पेयर फॉर्मेशन की, क्योंकि कभी कभी ये कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे, मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है। देन सेकेंड हमने पढ़ा था क्या, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, ये यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। इनके आउटर ऑर्बिट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ स्पैन जो बहुत शॉर्ट होती है, 10⁻⁻10 सेकेंड, बस इतने टाइम बस रहते हैं वो, और इतने टाइम में वो ड्रास्टिक म्यूटेशन कर जाते हैं। तो इनका स्टेप क्या है, अगर आपको फ्री रेडिकल बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है, आयन पेयर फॉर्म होता है। जैसे H2 है, तो H2O की कुछ मॉलिक्यूल्स में रेडिएशन गई तो एक इलेक्ट्रॉन H2O से निकला और दूसरे H2O में जुड़ गया, तो H2O+ बना एक, और एक H2O- बना, ठीक है। ये आयन पेयर बन गए। देन आयन पेयर बनने के बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये जो H2O है और प्लस है और ये H2O- है, इनमें क्या हुआ कि H+ और OH0 न्यूट्रल OH0, ठीक है। H के पास तो प्लस आ गया, OH के पास OH0 आया, और H2O- में H0 OH- आया। अब ये जो पॉजिट्रॉन थे H0 और OH0, ये इनमें ज़ीरो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर ऑर्बिट में ज़ीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों फ्री रेडिकल हैं। ये दोनों फ्री रेडिकल मिल के क्या बना देंगे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बना देंगे, और ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो है ये हाईली रिएक्टिव है और ये म्यूटेशन इफेक्ट शो करेगा। मेनली अगर प्यूरिन और प्रिमिडीन में से बोलें तो प्रिमिडीन जो होता है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव रहता है रेडिएशन डैमेज से
कंपेयर टू प्यूरिन। केमिकल म्यूटाजेंस के एक्शन की बात करें तो देखो, केमिकल म्यूटाजेंस जो होते हैं वो दो टाइप से एक्शन करते हैं, या तो म्यूटाजेनिक चेंज करेंगे या तो इनएक्टिवेटिंग चेंज करेंगे। म्यूटाजेनिक चेंज क्या होते हैं कि म्यूटाजेनिक चेंज में वो डीएनए के रेप्लिकेशन को नहीं रोकते, बस एक दो न्यूक्लियोटाइड चेंज कर देते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड को चेंज कर देते हैं, या बेस पेयरिंग में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा क्रोमोसोमल एब्रेशन इंड्यूस नहीं करते बहुत बड़ा। लेकिन जो इनएक्टिवेटिंग चेंज होते हैं ना, ये डायरेक्ट ऐसे चेंज करते हैं जिसके वजह से रेप्लिकेशन ही प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, या तो ये पूरा क्रोमोसोम का ब्रेक कर देंगे या क्रोमोसोमल म्यूटेशन करते हैं। लेकिन इन इनएक्टिवेटिंग चेंजेस को हम थोड़ा रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिस रिमूव हो जाते हैं, डाइमर बन जाता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है दो स्ट्रैंड में, तो बड़े भयंकर चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इनको हम रिपेयर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सेलुलर एंजाइमेटिक रिपेयर मैकेनिज्म। अब केमिकल म्यूटेजेंस जो है, जैसे हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट है, इसका काम क्या होता है? देखो, अल्काइलेटिंग एजेंट जो मोनोफंक्शनल्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपेयर टू पॉलीफंक्शनल, और इनको हमें फ्रेश यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये टॉक्सिक कंपाउंड बन जाते हैं। इनका एक्शन 4 तरीके से है, या तो ये पूरा बैकबोन पे अटैक करेंगे PO4 पे और ट्राइस्टर बना देंगे, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना, ये ट्राइस्टर बना देते हैं। ठीक है, तो बैकबोन पे अटैक करते हैं। दूसरी चीज़, ये नाइट्रोजन की जो ग्वानिन है नाइट्रोजन बेस, उसकी 7th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है ना, उस पर अटैक करते हैं और उसके नाइट्रोजन को हटा देते हैं, मतलब प्यूरिनेशन भी कराते हैं। तीसरी चीज़, ये ट्रांजिशन करा देते हैं GC को AT में, मतलब कि कोई GC बॉन्ड बन रहा था एक प्लेस पे, म्यूटेशन ऐसा हुआ कि अब उस जगह पे GC बॉन्ड नहीं बन रहा है, AT बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? देखो, जैसे क्या है कि जैसे हमने म्यूटेशन कराया तो O6 अल्काइल ग्वानिन बन गया, जो सिंपल ग्वानिन था वो अब O6 अल्काइल ग्वानिन बन गया। जो O6 अल्काइल ग्वानिन है वो आपको ऐसा लगेगा कि वो एडेनिन है, मतलब सिस्टम को हमारे ऐसा लगेगा कि वो एडेनिन है। तो अगर सिस्टम उसको एज एडेनिन पड़ेगा तो वो थायमिन के साथ उसको पेयर करेगा, तो पहले जो GC पेयरिंग होती थी वो अब AT पेयरिंग हो गई। ऐसे ही सेम क्या होता है कि जब O4 अल्काइल थायमीन बनता है, जो म्यूटेशन करते हैं O4 अल्काइल थायमीन बनता है, तो रहता ये थायमीन है बट लगता क्या है कि ये ग्वानिन है। तो जब इसको लगता है कि ये ग्वानिन है, तो जो TA बॉन्ड बन रहा था वो अब TA बॉन्ड नहीं बनता, वो GC बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ट्रांजिशन हो जाता है। चौथा होता है लीथल इफेक्ट शो करते हैं ड्यू टू प्रोटीन अल्काइलेशन, प्रोटीन के में भी अल्काइलेशन करा देते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लीथल इफेक्ट भी शो करता है हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट। नाउ आता है हमारा एजाइड होता है NaN3 और KNA3। ये एक पोटेंट बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेंट है, बहुत कॉन्टेजियस रहता है, बहुत इफिशिएंट रहते हैं। क्या करते हैं, M1 स्टेरिलिटी रेट्स, मॉडरेट M1 स्टेरिलिटी रेट्स, मतलब कि M1 स्टेराइल बनेगा, कोई सीड नहीं बनाएगा, ये करता है। अब जो इनऑर्गेनिक एजाइड्स होते हैं, ये इनडायरेक्ट म्यूटाजेनेट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पॉइजन्स होते हैं। इनको ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? 4 से 12 घंटे सीड सोक करके रख दो, ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में। तो ये एजाइड का ट्रीटमेंट होती है। ये इनका काम क्या है, खुद से म्यूटेशन नहीं करते, ये कोई मीडिएटर एलिमेंट बनाएंगे और वो मीडिएटर एलिमेंट जैसे फ्री रेडिकल्स करते थे ना, वैसे ही ना। फ्री रेडिकल तो रेडिएशन के टाइम पे करते थे, लेकिन ये केमिकल्स हैं कुछ ऐसे कि ये बीच में एक मीडिएटर एलिमेंट बनाएंगे और मीडिएटर एलिमेंट जाके म्यूटेशन करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल देखो कि एक एंजाइम था O एसिटाइल सेरीन सल्फर हाइड्रलेस, ठीक है। ये एंजाइम कंडेंस होके क्या बनाता है, O एसिटाइल सेराइन Na3, ठीक है, और इनसे बनता है हमारा एजिडो एलेनाइन। और ये जो एजिडो एलेनाइन है ये एक्चुअली म्यूटेशन कराता है। नहीं, हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट O एसिटाइल सेराइन सल्फ्यूहाइड्रलाइज था, है ना, तो हमारा वो ओरिजिनल वो था, बट उसने बनाया एजिडो एलेनाइन, और ये एजिडो एलेनाइन जो है वो फिर म्यूटेशन करता है। अगर आप प्रोसेसर देखो म्यूटेशन भी देंगी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, म्यूटेशन जब भी होता है तो 800 केसेस में से एक केस अच्छा होता है, तो इसकी इफ़िशियंसी कितना, इतना यूज़फुलनेस कितना, 0.1%।
LD50 क्या होता है? LD50 मतलब कि ऐसा डोज म्यूटेशन में जिसमें 50% पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो जाए, या है ना। तो ये जो LD50 है वो 46 राड से 120 से 140 राड हो सकता है। 46 राड विसिया फापा में देखा गया है, 120 से 140 राड ब्रेसिका नेपस में देखा गया है। कई बार आप EMS के थ्रू भी म्यूटेशन कराते हैं, जैसे 0.3 to 1.5% का डोज 2 से 6 घंटे, है ना, ये दे दो तो म्यूटेशन हो जाता है। या तो फिर आप गामा रेज को कुछ मिनट्स तक या कुछ आवर तक डालोगे तो भी म्यूटेशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है म्यूटेशन में, एक बेस्ट वैरायटी को आपको सिलेक्ट करना है, उसके किसी पार्ट में म्यूटेशन का ट्रीटमेंट कराना है, डोज आपको सिलेक्ट कर लेना है ना। पार्ट देखो, बेस्ट वैरायटी को सिलेक्ट करो, पार्ट को सिलेक्ट करो, डोज कितना डालना है ये सिलेक्ट करो, फिर म्यूटेशन का ट्रीटमेंट दे दो, और फिर उसकी जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन है उनको हैंडल करो। जो मोनोकॉट्स है उसमें प्राइमरी टिलर्स को अच्छा देखा गया है, गुड फॉर म्यूटेशन देखा गया है, जबकि डायकॉट जो है उसमें मेन शूट को। प्राइमरी टिलर अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रीमोडियल शूट बर्ड से निकले हुए होते हैं, तो मोनोकॉट्स में प्राइमरी टिलर में म्यूटेशन कराना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि डायकॉट में मेन शूट में। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना तो काइमेरा फॉर्म होता है। काइमेरा मतलब कि तीन बंच, मतलब जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आपको मिले ना एक ही ऑर्गेनिज्म में, तो काइमेरा बनाता है। तो काइमेरा 3 लेवल का हो सकता है, L1 L2 L3। 3 लेयर होती है ना हमारी, तो 3 लेयर के हिसाब से L1 L2 L3 3 टाइप का काइमेरा हो सकता है। जो L1 है अगर उसमें म्यूटेशन हुआ है तो वो एपिडर्मिस को इफेक्ट करेगा। L2 है अगर उसमें म्यूटेशन हुआ तो मेसोफिल और गैमेट्स को इफेक्ट करेगा। L3 में अगर म्यूटेशन हुआ है तो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करेगा। अगर ये तीनों एक साथ इफेक्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसको पेरिक्लाइनर काइमेरा, और अगर सिर्फ एक पार्ट इफेक्ट होता है तो हम इसको कहते हैं सेक्टोरियल काइमेरा। ठीक है, इनमें से क्लोनल क्रॉप में आप तीनों को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको रिप्रोडक्शन के लिए काम करना है या उसको ट्रांसमिट कराना है दूसरी जनरेशन में तो सिर्फ हमारा L2 काइमेरा काम का है, बाकी कोई काइमेरा काम का नहीं है। ठीक है, नाउ आपका आता है देखो प्री सोकिंग। प्री सोकिंग क्या होती है कि आप कुछ घंटे तक आपने क्या किया, अपने सीड को पानी में सोक करके रख दिया, और ये मैंने बताया है कि सोक करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन का इफेक्ट कम हो जाता है। कौन सी स्टेज अच्छी मानी गई है, तो उन्होंने बोला कि देखो उन्होंने क्या किया, पहले एस फेज में म्यूटेशन का एक्शन किया, फिर एस फेज से थोड़ा पहले जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला था तब किया, और फिर मिड जीवन फेज में किया। तो उन्होंने बोला कि मिड टू लेट जीवन फेज जो होता है ना साइकिल का, अगर इस टाइम पे आप म्यूटेशन कराते हैं तो बहुत अच्छा होता है। रिकरेंट म्यूटेशन मतलब आप सेग्रेटिंग जनरेशन में बार बार सेम टाइप का म्यूटेशन करा रहे हैं। गामा गार्डन क्या होता है कि एक एरिया जहाँ आपने बहुत सारी एरिया जहाँ आपने सोर्स रखा है और उसके कंसंट्रेटिक सर्कल में क्या आती है, रेडिएशन आती है। ठीक है, तो एरिया सब्जेक्टेड टू रेडिएशन इरेडिएट होल प्लांट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फॉर वेरिंग ड्यूरेशन। पहला गामा गार्डन बना था लॉन्ग आइलैंड नियर न्यूयॉर्क USA में। इंडिया में पहला बना था कलकत्ता ऑफ बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में, और अभी 1960 में गामा गार्डन था न्यू दिल्ली IRI में, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में। एकड़ जो IRI में है वो उसमें 3 एकड़ में फैला हुआ है वो ना, और सोर्स उसमें इस्तेमाल किया है C60, और इसकी स्ट्रेंथ है 200 क्वेरी तक की। अब ये जो C60 है इसको उन्होंने पैलेट्स के फॉर्म में रखा था क्योंकि रिएक्ट कर जाता है इसको, इसलिए इसको एल्यूमिनियम कैप्सूल के अंदर सील करके रखा था, और उन्होंने एल्यूमिनियम कैप्सूल्स को लेड कंटेनर में रखा था, क्योंकि लेड जो है वो लेड से जो गामा रेज है वो पेनिट्रेट होकर बाहर नहीं निकलती। लेकिन आप सब कुछ डिसमेंटल कर दिया गया है। एक होता है डायरेक्ट म्यूटेजेनेसिस कराते थे हम पहले, तो डायरेक्ट म्यूटेजेनेसिस में क्या करते थे, हम डायरेक्ट लेते थे म्यूटेशन इफेक्ट को, डायरेक्ट म्यूटेशन करा देते थे, है ना, साइड डायरेक्टेड। इसमें आप करते थे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू इंड्यूस स्पेसिफिक म्यूटेशन एंड देन क्लोन इट। अब आपको क्या है कि म्यूटेशन अधिकतर रैंडम होता है, तो आपने डायरेक्टेड म्यूटेशन में क्या किया कि आपने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू म्यूटेशन कराया, तो उससे आपको पता होता था कि इसी साइट पे म्यूटेशन होगा, है ना, और फिर जो साइट पे म्यूटेशन हुआ उसको क्लोन कर लिया। फिर एक चीज़ होती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। म्यूटेशन की इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। तो इफेक्टिवनेस मतलब कि परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इंड्यूस पर यूनिट डोज ऑफ म्यूटाजन। ठीक है, यूनिट डोज म्यूटाजन डालने पर कितनी फ्रिक्वेंसी में म्यूटेशन मिला, ये म्यूटेशन इफेक्टिवनेस है। जबकि एफिशिएंसी क्या है कि लिथैलिटी, फ्रिक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन रिकवर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ इंजरी कॉज बाय म्यूटेशन ट्रीटमेंट।
ठीक है। म्यूटेशन ट्रीटमेंट मतलब कि कितने लोग मरे, लिथैलिटी परसेंटेज इज M1 में से फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन रिकवर, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन रिकवर की गई फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ इंजरी। हर बार जब हमने म्यूटेशन दिया, हर एक बार जो इंजरी हुई उससे कितने म्यूटेशन इफेक्ट हुए, मतलब कितने बच गए, ये हमारा बताता है म्यूटेशन एफिशिएंसी। अगर हम केमिकल म्यूटाजेनेसिस की बात करें तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन या डोज है ना, वो कैसे पता चलता है, कंसंट्रेशन इनटू ट्रीटमेंट ड्यूरेशन से आपको पता चलता है डोज कितना देना है। ठीक है। इंड्यूस म्यूटेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली हमने यूज़ किया है उसको, हमने डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज अ वैरायटी, या तो उसको हम फर्दर हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीडन में हमने क्या किया था, अर्ली मैच्योरिंग बार्ले म्यूटेंट थे, उनमें हमने म्यूटेशन कराया और उनको डायरेक्टली एज अ वैरायटी यूज़ किया, जैसे अर्ली AR8 है ना, एज अ मारी वैरायटी रिलीज़ किया। और इस मारी वैरायटी में ये था कि अर्ली मैच्योरिंग थी, लॉजिंग रेजिस्टेंस थी। इसके अलावा एक एरेक्टोरियल म्यूटेंट एरेक्ट K32 ना, पालस के नाम से रिलीज़ की थी 1960 में। ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं कि अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं, है ना, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं, प्लियोट्रोफिक इफ़ेक्ट शो करते हैं अदर इंडिपेंडेंट म्यूटेशन। और इन डिफ़िकल्टीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि हम एक जैसे बहुत सारे म्यूटेंट एक जैसे वो लें और उनको सिलेक्ट करें, या जो हमें म्यूटेशन मिला उनको उनके पेरेंट्स से बैक क्रॉस कराएं, या तो जो म्यूटेंट्स मिला उनको अलग अलग बैकग्राउंड्स में टेस्ट करके देखें। ठीक है। फिर यूटिलाइजेशन इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं हम, बैक क्रॉस कराओ पेरेंट से, ठीक है, जिससे जो साइड इफ़ेक्ट है उनको रिमूव कर दें। ठीक है। अगर इफ प्लियोट्रोफिक इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इज देयर देन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ म्यूटेंट एलील। ठीक है। ऐसा किया गया था जर्मन वैरायटी हीसा 2 में, ट्रांसफ़र इनटू इथोपियन वैरायटी बुल्च गोफा। ठीक है। ये जर्मन वैरायटी जो थी वो डराइव कहाँ से हुई थी, ER16 म्यूटाजन जीन से। तो उन्होंने इसका जो म्यूटाजन जीन था वो लिया और उसको इथोपियन वैरायटी में डाल दिया। ठीक है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, म्यूटेंट और नॉन म्यूटेंट का क्रॉस करा सकते हो और एक नई वैरायटी बना सकते हो। मैरी पालस बने ही हैं बहुत सारी न्यू वैराइटीज़। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, इंडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल म्यूटेंट, है ना, इम्प्रूविंग स्पेसिफिक कैरेक्टर, इम्प्रूव क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, इंटरवैराइटल क्रॉस लो आप F1 उसको ट्रीटेड कराओ म्यूटाजन से, इंक्रीज वेरिएबिलिटी, फैसिलिटेट रिकॉम्बिनेशन एंड इरेडिएशन ऑफ इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिड डन टू प्रोड्यूस ट्रांसलोकेशन। और उस ट्रांसलोकेशन से बहुत हेल्प मिलती है फर्दर ब्रीडिंग प्रोग्राम। थैंक यू।